बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने और सुनने वाले तमाम खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर आगा असद शाह दी आइकन कंसल्टेंट्स पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, ख़ासकर स्टडी अब्रॉड के हवाले से मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए। जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बांग्लादेश से, नेपाल से, जो भी हमारे स्टूडेंट्स वहाँ से जाना चाहते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं, उनके लिए हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। और आज जिस मौजू पर या जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो ये है कि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं या वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री के लिए, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स में क्या होना चाहिए है। सबसे पहले देखें, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज़ हों या चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हों, वो आपको दो प्रोग्राम्स ऑफ़र करती हैं। एक आपको अंडर ग्रेड प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं और एक आपको मास्टर्स प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। यूरोप में, कनाडा में, इंग्लैंड में, ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपको आपके जो स्टडीज़ हैं उसके बाद आफ्टर स्टडीज़ आपको पीएसडब्ल्यू भी अलाउ करती हैं। अमूमन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो आपका अंडर ग्रेड प्रोग्राम होता है, उसकी स्टडी के बाद आपको 1 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है, और जो मास्टर्स प्रोग्राम है उसमें आपको 2 साल के बाद 2 साल का आपको पीएसडब्ल्यू अलाउ होता है। अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले, अगर तो आप किसी अच्छी कंट्री में जा रहे हैं, उसकी आप रैंकिंग देख लें जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो आपके एकेडमिक्स हैं वो इतने बुरे नहीं होने चाहिए। लाइक आपके 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर कम होंगे आपको एडमिशन में इशू आएगा। एडमिशन आपका हो भी जाता है तो वीज़ा में भी आपको दुश्वारी आ सकती है, और अगर आपका वीज़ा भी हो जाता है तो आफ्टर स्टडीज़ जब आप दोबारा पाकिस्तान आएंगे तो आपको आपके जिस बेस पर, या जिस, अगर आप इंटर पे गए हैं अंडर ग्रेजुएट पे, या अगर आप बैचलर्स पे गए हैं मास्टर्स प्रोग्राम में, अगर उसमें आपके मार्क्स 60% से कम है तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में फेस करना पड़ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, आप एमबीबीएस या बीडीएस के लिए आप जाते हैं और आपके एफएससी में 60% से कम मार्क्स हैं, तो आपको मे बी उस कंट्री में आपको एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन ज़रूर मिल जाए। बट जब आप पाकिस्तान दोबारा आएंगे और जब आप पीएमडीसी का एनएलई का टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपको एनएलई के टेस्ट में आपको बैठने नहीं देंगे, क्योंकि पीएमडीसी की वाज़े एक उनका रूल है कि आपके इंटर में 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो आप जो 5 साल या 6 साल की आप स्टडी एमबीबीएस या बीडीएस की आप लेकर आए या आपने पढ़ा वहाँ, तो वो आपका पाकिस्तान में आकर वो चीज़ आपकी वेस्ट हो जाएगी। तो काइंडली ये चीज़ पहले जो है मेक श्योर करें कि आपके या आपका भाई या आपकी कोई भी रिलेटिव अगर कोई एमबीबीएस बीडीएस के लिए बाहर सेंट्रल एशियन कंट्रीज या किसी भी कंट्री में जाना चाह रहा है, उसके एफएससी में, एफएससी प्री मेडिकल में 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। दूसरी बात ये कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें अपने जहन में रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस के लिए जा रहे हैं तो आप ये देख लें कि आप उनकी जो पर सेमेस्टर फ़ी है या पर एनम फ़ी है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अक्सर स्टूडेंट यहाँ से पहली दफ़ा की फ़ीस तो जो है वो पे कर देते हैं, बट जब वो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो वो फ़ीस के लिए काफ़ी परेशान होते हैं। फिर वो यूनिवर्सिटीज़ को जो है रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारी फ़ीस माफ़ कर दी जाए या हमें इसमें स्कॉलरशिप दे दी जाए। देखें, हर यूनिवर्सिटी की अपनी इंटरनल स्कॉलरशिप ज़रूर होती है, मगर उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है कि आपने जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर था उसमें आपके कितने सीजीपीए आए हैं, कितनी परसेंटेज आपकी आई है, उस पर अगर आपको स्कॉलरशिप वो देते हैं ओके। अगर नहीं देते तो जो आपको पहले से फ़ीस स्ट्रक्चर दिया जाता है उसी के मुताबिक आपने फ़ीस पे करना होती है। अक्सर स्टूडेंट जो है वहाँ जाके परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये तो कहा जाता है कि आपको वर्किंग आवर्स आपको अलाउ हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आपको वर्किंग आवर्स नहीं मिलते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमबीबीएस या बीडीएस की जब आपका एडमिशन होता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, तो वहाँ आपको वर्किंग आवर्स अलाउ नहीं होते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब इस तरह कर सकते हैं कि जिस हॉस्टल में आप रह रहे हैं वहाँ जो है आप ट्यूशन पढ़ा लें। जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं आप उनको ट्यूशन पढ़ा लें। जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, उनको आप ट्यूशन पढ़ा लें, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़
सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आपको वर्किंग आवर अलाउ नहीं होते हैं। सेकंड, अगर आप यूरोप की तरफ गए हैं या आप अमेरिका या यूके या कनाडा की तरफ गए हैं, वहाँ आपको वर्किंग आवर्स अलाउ होते हैं ड्यूरिंग स्टडीज़। मगर एक चीज़ आप लोग मेक श्योर करें कि जो आपको वर्किंग आवर्स अलाउ होते हैं उसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसमें आप सिर्फ अपनी लिविंग अफोर्ड कर सकते हैं, जिसमें खाना पीना और रहना जो है वो शामिल है। अगर तो आप कोई सोच कर ये जा रहा है कि मैं यूके जा रहा हूँ और मैं 1 साल की फ़ी फॉर एग्जांपल 12,000 पाउंड पर ईयर या 15,000 पाउंड, तो वो इतना 1 साल में अर्न नहीं कर सकेगा। ये चीज़ अपने जहन में आप बिठा लें। अगर कोई आपको ये भी कहता है कि आप अपनी जो है वो स्टडी की फ़ी जो है वो आप जो है वहाँ पूरी कर लेंगे, तो ये बहुत मुश्किल है, ना होने के बराबर है। और तीसरी चीज़ ये, जब आप अपॉइंटमेंट के लिए आप जाते हैं एम्बेसी, कुछ कंट्रीज़ के जो वीज़ा इंटरव्यू हैं वो हैं, कुछ कंट्रीज़ के वीज़ा इंटरव्यू नहीं हैं। जस्ट लाइक आप, अगर हम इसकी बात करें यूके की, तो यूके का फ़िलहाल अभी तक जो है वो स्टूडेंट वीज़ा जो इंटरव्यू है वो नहीं है। मगर रैंडमली जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूकेबीए की तरफ से कॉल उनके फ़ोन नंबर पे आ जाती है और वो उनसे इंटरव्यू करते हैं। वो रैंडमली कॉल आती है, वो 100 में से 1 स्टूडेंट को आएगी या 2 स्टूडेंट्स को आएगी। तो आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी फ़ाइल में लगाए हुए हैं, जो आप आगे सबमिट करेंगे एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, आपका एडमिशन कहाँ हुआ है, किस यूनिवर्सिटी में हुआ है, वो यूनिवर्सिटी किस जगह पर है, आपकी फ़ी कितनी है, आपको वर्किंग आवर्स कितने अलाउ हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यूकेबीए की जब आपको कॉल आएगी तो वो आपसे इस किस्म के सवालात आपसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और इंशाल्लाह आगे हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।